आज एक खबर आई कि हिड़मा गिरफ्तार हो गया है। चारों तरफ उथल पुथल मच गया। क्या वही हिड़मा गिरफ्तार हुआ है जिसकी खोज पुलिस को काफी समय से है? फिर खबर ये पुख्ता हुई कि हाँ, हिड़मा गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन ये है या नहीं है, इस पे संशय बरकरार था। फिर पता चला कि उसके साथ AK-47 भी बरामद हुआ है। तो फिर से शक होने लगा, क्या सच में ये तय हो चुका है कि वही हिड़मा है? और जब लगातार तहकीकात करते गए तो पता चला कि खबर तो सच है कि हिड़मा गिरफ्तार हुआ है और उसके साथ AK-47 भी मिला है, लेकिन ये वो हिड़मा नहीं है, ये कुंजाम हिड़मा है, ना कि माड़वी हिड़मा। तो ऐसे करके पता चला कि हिड़मा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये वो हिड़मा नहीं है जिसे पुलिस इतने सालों से ढूंढ रही है और जिसके ऊपर सभी की नजर है। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बस्तर से हमारे साथ संजय भैया जुड़ गए हैं। भैया, आज हिड़मा गिरफ्तार हुआ है और पूरा उथल पुथल मच गया था, लेकिन पूरा मामला शाम तक स्पष्ट हुआ। क्या है पूरा मामला, इसे विस्तार में बताइए। देखिए, जो गिरफ्तार हुआ वो कुंजाम हिड़मा है, एरिया कमेटी मेंबर था, 5 लाख का इनाम था। मुख्य बात ये है कि वो भी जुन्नागुड़ा गाँव का रहने वाला है, जो कि पुअर्ती से लगा हुआ गाँव है। पुअर्ती जिसे नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था, जहाँ से हिड़मा, माड़वी हिड़मा, जो मुख्य हिड़मा है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, और देवा जैसे नक्सली निकले हुए हैं। ये जुन्नागुड़ा गाँव जो है, ये टेकलगुड़ा से लगा हुआ है। टेकलगुड़ा जहाँ 2021 में हमारे 22 जवान शहीद हुए थे एक ऑपरेशन के दौरान। तो ये हिड़मा भी महत्वपूर्ण था, लेकिन ये वो हिड़मा नहीं है। अब मुख्य मुद्दा क्या है? हमें इस पे चर्चा क्यों करनी चाहिए? हिड़मा के नाम का पत्रकारों ने, मीडिया ने एक हवा बनाया। आज देश में अगर आप नक्सलवाद की बात करते हैं, जो इसे नहीं समझते, तो उनके मन में एक ही नाम आता है, वो है हिड़मा। तो आखिर हिड़मा इतना बड़ा हौवा कैसे बना? और क्या जब बसवराजू मारा गया है, तो एक सवाल मुझसे बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा, जब हमने वीडियोज़ किए, उसके नीचे कमेंट आए कि क्या हिड़मा भी अब महासचिव बन सकता है? महासचिव यानी कि नक्सलियों का चीफ बन सकता है। तो आज इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं कि हिड़मा का फिलहाल नक्सल संगठन में क्या कद है और उसका आगे का भविष्य आखिर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल संजय भैया, आप बता रहे थे कि मीडिया ने हवा बनाया है हिड़मा का। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हिड़मा कौन है और ये संगठन के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका इतना बड़ा हवा बनाया क्यों गया है, इस पे पहले बताइए। देखिए, जो पुलिस की प्रोफाइल है उसके अनुसार हिड़मा कौन है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद क्योंकि मैं पुअर्ती गाँव तक गया हूँ। फोर्स के कैंप खुलने के बाद और उससे पहले भी, तो मैंने उस दोनों दौरे में अपने देखा है कि उस गाँव की स्थिति क्या थी और वहाँ नक्सल संगठन कितना मजबूत था। पुलिस की प्रोफाइल में माड़वी हिड़मा जो है उसके 3 से 4 नाम हैं। इसका माड़वी हिड़मा जो इसका असल नाम है, इसके अलावा इसे हिडम्मा कहा जाता है, संतोष कहा जाता है और हिड़मालू कहा जाता है। इसकी उम्र लगभग 57 साल है। पुअर्ती गाँव का ये रहने वाला है, जैसा मैंने अभी बताया कि सुकमा जिले का पुअर्ती गाँव, जिसे एक वक़्त में नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। जब वहाँ कैंप खुला उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि फोर्स का फोकस बहुत ज़्यादा उस इलाके में है। इस गाँव का दौरा करने खुद राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा वहाँ पहुँच चुके हैं और इससे लगे गाँव गुंडम में पहुँच चुके हैं केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी बात, इन्हें पुलिस की प्रोफाइल में हिड़मा को फोर्स ने सेंट्रल कमिटी मेंबर बताया है। इसके अलावा ये कमांडर है PLGA बटालियन नंबर 1 का। बटालियन 1 क्या है ये समझा देता हूँ। नक्सलियों ने लगभग 150 से 200 नक्सलियों का, जो उनके सबसे खतरनाक लड़ाके थे, जो गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट थे, उनका एक ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया बटालियन नंबर 1, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ था हमले करना। उन्होंने एक डेडिकेटेड फोर्स बनाई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ है जवानों पे हमले करना। इसे उन्होंने नाम दिया बटालियन नंबर 1 का। और जब ये बटालियन बनाई गई तो हिड़मा को उसका लीडर बनाया गया, कमांडर बनाया गया। क्योंकि हिड़मा जंगल की लड़ाई में, जिसे हम गुरिल्ला वॉर कहते हैं, उसमें काफ़ी एक्सपर्ट था। इसके अलावा ये साउथ सब जोनल कमांड का चीफ है। जो दक्षिणी इलाका जो है, जहाँ से आप भी आते हैं, आप सुकमा के रहने वाले हैं। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और इसके अलावा इसके लगे हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऐसे इलाके, जिसे हम साउथ सब जोनल कहते हैं। ये नक्सलियों का एक क्षेत्र है जो सबसे अधिक मजबूत रहा, सबसे बड़े नक्सली हमले इसी इलाके में रहे हुए। उसका चीफ भी हिड़मा को बनाया गया है। इसके जी। अलावा ये मेंबर है स्टेट मिलिट्री कमीशन का। आपको याद होगा जो बसवराजू मारा गया, वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चीफ था। हिड़मा जो है स्टेट मिलिट्री कमीशन का मेंबर है, यानी कि जी नक्सलियों की जो सैन्य विंग है, उसका ये मेंबर है। तो ये भैया, पुलिस की प्रोफाइल मैं में है। मैं बिल्कुल आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि
ये अभी मेंबर है, ये सीसी मेंबर है, पीएलजीए का प्लाटून कमांडर 1 का ये कमांडर रहा हुआ है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? हम पढ़ते हैं, जब भी मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि 16 साल की उम्र में हिड़मा नक्सल संगठन ज्वाइन कर लिया था, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ता गया, कैसे कैसे चीज़ों में वो महारत हासिल करता गया, एम्बुश लगाने में हो, हथियार बनाने में हो। वहाँ से आप थोड़ी सी कहानी क्लियर कीजिए। देखिए, हिड़मा को लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपको जब आप गूगल करेंगे तो अखबारों में और बाकी जगहों पे मिल जाएगी। मैं जब उसके गाँव गया था, जब वहाँ फ़ोर्स का कैंप नहीं खुला था 2021 में टिकलगुड़ा एनकाउंटर के बाद। जब वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो उसे जानते थे। उन्होंने बताया कि हिड़मा लगभग उसने 5वीं तक की पढ़ाई जो है, वो सामान्य इस बच्चों की तरह की। इसके बाद वो नक्सलियों के जनताना स्कूल में चले गया। वहाँ जाने के बाद इसका झुकाव जो है वो नक्सल संगठन की ओर बढ़ा। इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए नक्सलियों ने पहले इसका बाल संगम के तौर पे उपयोग किया और इसके बाद जब इसके बेहतर काम को देखते हुए नक्सल संगठन में बेहतर काम का मतलब ये होता है कि कैसे आप सरकार को और फ़ोर्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसे देखते हुए धीरे-धीरे इसका कद बढ़ते गया। जब इसके हाथ में पहली बार हथियार पकड़ाया गया, तो उस दौरान नक्सल संगठन ने पाया कि ये गुरिल्ला लड़ाई में बहुत माहिर है। देखिए, कुछ लोग के अंदर ये बॉर्न एबिलिटी होती है, बॉर्न क्षमता होती है कि वो किसी एक विशेष कार्य में बहुत पारंगत होते हैं। तो इसके अंदर लड़ने की एक विशेष क्षमता थी। जो नक्सल संगठन के कुछ लोग जो हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, गोपी दादा एक हैं जो कि अभी सरेंडर कर चुके हैं, बड़े कमांडर थे और वो उसी इलाके के रहने वाले, आज हिड़मा हैं। उसने मुझे बताया था कि हिड़मा के हाथ में जब बंदूक आती है, तो वो डरता नहीं था। अगर सामने फ़ोर्स है, तो वो आगे बढ़ के लड़ने में माहिर था, गुरिल्ला वॉर का बहुत ही एक्सपर्ट था और यही वजह है कि उसके साथ के बहुत सारे नक्सलियों की अपेक्षा हिड़मा बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा। और इस जी। बात को भी हमें इसका ज़िक्र करना चाहिए कि हिड़मा ऐसा इकलौता आदिवासी है बस्तर का, जिसे नक्सलियों ने अपने सेंट्रल कमिटी, जो कि इनका सबसे ऊँचा पद होता है, उसका मेंबर बनाया। जी, भैया अभी आप बाल संगम के बारे में ज़िक्र कर रहे थे। बाल संगम क्या होता है और उसमें नक्सली संगठन कैसे लोगों को जोड़ते हैं? इसे भी थोड़ा-सा समझाइए। बिल्कुल, शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, बाल संघम नक्सलियों का वो विंग है जिसमें वो छोटे बच्चों का प्रयोग करते हैं। आम तौर पे अगर आप नक्सलियों से इस बारे में पूछेंगे तो वो ये बताते हैं कि वो जो बच्चे गाँव के होते हैं वो भटक ना जाएँ। भटक ना जाए मतलब वो मुख्य धारा में ना चले जाएँ। इसलिए वो उन्हें पहले से ही जनताना स्कूल में शामिल कर देते हैं, जहाँ उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है, जिसे वो सो कॉल्ड क्रांति कहते हैं और उसका पाठ पढ़ाते हुए उन्हें नक्सल संगठन से जुड़ी हुई बारीकियाँ समझाई जाती है और इनका उपयोग किया जाता है नक्सलियों द्वारा। इनका मुख्य उपयोग ये होता है कि जब फ़ोर्स आती है, तो वो आम तौर पे बच्चों पे शक नहीं करती। तो ये बच्चे उनके मुखबिर के तौर पे काम करते हैं। अगर फ़ोर्स किसी इलाके में मूवमेंट है, तो ये बच्चे उस पे नज़र रखते हैं और जाके नक्सल संगठन को इस बारे में सूचना देते हैं कि फ़ोर्स की मूवमेंट कहाँ पे है। तो आम तौर पे रेकी करने के लिए इन बाल संघम का नक्सली उपयोग करते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इंटेलिजेंस का काम जो होता है वो बाल संगम के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हिड़मा कैसे आगे बढ़ा, ये बताइए? इसके बाद जब नक्सल संगठन क्योंकि ये 2005 से 2013 का जो दौर रहा, ये नक्सल संगठन का एक ऐसा दौर माना जाता है जब देश में नक्सल संगठन सबसे अधिक मजबूत हुआ। इस वक़्त देश में हम देखते हैं कि सबसे बड़े नक्सली हमले हुए। इस दौरान नक्सलियों का जो मिलिट्री विंग था, जिसे हम सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं, जिसे बसपा जो लीड करता था, वो काफ़ी मजबूत हो रहा था। नक्सलियों ने अपनी ऐसी कई टुकड़ियाँ बनाई, जिसमें वो ऐसे लड़कों को शामिल कर रहे थे, जो इस तरह के गुरिल्ला वॉर में बहुत एक्सपर्ट हैं। उस दौरान हिड़मा ने अपने आप को साबित किया। उसने कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हमारे सैकड़ों जवानों की जान गई। यहाँ से नक्सल संगठन ने ये पाया कि हिड़मा गुरिल्ला वॉर में तो एक्सपर्ट है, लेकिन उसी दौर में आपको एक और बात याद आएगी, लगातार फ़ोर्स द्वारा और राजनेताओं द्वारा एक आरोप लगाए जाते थे कि संगठन जो है नक्सली संगठन, वो पूरी तरह से जो तेलुगु तेलुगु कैडर है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए हुए लोग हैं, वो चलाता है और जो बस्तर के आदिवासी हैं, वो सिर्फ़ बंदूक उठाते हैं और गोलियाँ खाते हैं। उनमें से किसी भी बड़े आदिवासी को ऊँचा पद नहीं मिलता। ऐसे ही मुझे लगता है कि नक्सलियों ने हिड़मा को एक मौके के तौर पे देखा। नक्सलियों ने हिड़मा को बनाया अपना पोस्टर बॉय। उन्होंने इसे पोस्टर बॉय बनाने के बाद अपने सेंट्रल जो इनका सीसी मेंबर है, वहाँ तक प्रमोट किया। जब इन्होंने उसे वहाँ प्रमोट किया, ऐसे में आप देखेंगे कि अचानक ही अखबारों की हेडलाइन बदल गई। हर हमले के पीछे सिर्फ एक ही नाम आता था, हिड़मा।
ऐसे में कोर्ट का जो पूरा ध्यान है, वो चले गया हिड़मा की ओर, मीडिया का ध्यान भी हिड़मा की ओर चले गया। जबकि हिड़मा सिर्फ वो व्यक्ति था, जो ऊपर से जैसे बसवराजू जैसे लोग जो हैं या देवजी जैसे लोग जो हैं, उनसे वो सिर्फ आदेश देता था और उसे गुरिल्ला वॉर के तहत एग्ज़ीक्यूट करता था। मैं आपको एक घटना याद दिलाऊँ, 6 अप्रैल 2010 को जो ताड़मेटला कांड हुआ, मैंने लगभग 4 से 5 सरेंडर नक्सलियों के बारे में कन्फर्मेशन लिया। उन्होंने बताया कि इस पूरे हमले को देवजी लीड कर रहा था, जो कि अब पोलित ब्यूरो मेंबर हो गया है। उस वक़्त भी वो सीसी मेंबर था। लेकिन आप जब नाम सुनेंगे तो आप पाएँगे कि इस हमले हमले को हिड़मा लीड कर रहा था। तो इस प्रकार से नक्सलियों ने हिड़मा को एक पोस्टर बॉय की तरह पे प्रचारित किया। इससे उन्हें 2 फायदा हुआ। पहला तो ये कि जो इनके बड़े मेंबर्स थे, सीसी मेंबर्स, जैसे आज बसवराजू, चलपति या विवेक मारे जा रहे हैं, उस वक़्त फोर्स का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ हिड़मा की ओर था। मीडिया का ध्यान भी हिड़मा की ओर था। दूसरी ओर, उन्होंने ये भी एस्टेब्लिश किया कि देखिए हमने एक आदिवासी युवक को अपने सबसे ऊँचे कैडर तक पहुँचाया है। तो क्या जितना नाम आता है हिड़मा का, चाहे वो ताड़मेटला हो, बीजापुर हमला हो, बुर्कापाल हमला हो या झीरम हमला हो, जिसमें सब में नाम आता है कि हिड़मा ही वो मुख्य आदमी था जिसने रणनीति बनाई, उसी के कहने से वो हमला किया गया। तो ये सब आप कहना चाह रहे हैं कि क्या हर जगह हिड़मा इन्वॉल्व नहीं था, उसे सिर्फ पोस्टर बॉय की तरह यूज किया गया? देखिए, मैंने तो झीरम हमले को लेके 3-4 स्टोरी की है। मैंने इस बात को एस्टेब्लिश किया है कि झीरम हमले में हिड़मा का सीधे तौर पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। झीरम हमला जब हो रहा था, उस दौरान हिड़मा वहाँ मौजूद नहीं था। हाँ, उसके नीचे जो बारते-देवा काम करता है, जो फिलहाल बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो भी पोरती गाँव का ही रहने वाला है और आम तौर पे ऐसा कहते हैं कि संगठन में हिड़मा के छोटे भाई के तौर पे वो काम करता है। वो वहाँ मौजूद था। इसके अलावा श्याम और बाकी नक्सली, विनोद जैसे नक्सली वहाँ मौजूद थे। लेकिन हिड़मा वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हिड़मा के नाम को प्रचारित करने के लिए देखिए क्या होता है, इस तरह के जो भी संगठन होते हैं, जो अंडरग्राउंड काम करते हैं, वो एक इस तरह का पोस्टर बॉय तैयार करते हैं, जो एक चेहरा बने आतंक का या डर का या खौफ का। तो हिड़मा उस चेहरे के तौर पे उपयोग किया गया। अब मुख्य सवाल ये आता है कि जब बसवराजू मारा गया, तो क्या हिड़मा महासचिव बन सकता है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि हिड़मा पढ़ा-लिखा नहीं है। हिड़मा की अगर एजुकेशन की आप बात करेंगे, तो हिड़मा मात्र 8वीं तक ही पढ़ा है। ऐसे में उसका महासचिव बनने की जो दौड़ है, उस रेस से वो पहले ही बाहर हो चुका है। लेकिन ऐसे में संजय भैया कि सवाल ये उठता है कि क्या वो नहीं पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद क्या वो सीसी मेंबर बनने के लिए था काबिल, जो उसे सीसी मेंबर बनाया गया, या फिर उसे इतनी सारी जिम्मेदारी गई, क्या उसके काबिल था? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था हिड़मा के बारे में, तो भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, 7वीं 8वीं तक ही पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जागरूक है। कई तरीके की भाषाएं आती है उसे, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, कई बोलियां आती है, गोंडी, हल्बी, और वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। इतना ही नहीं, वो तकनीकी रूप से भी बहुत ज़्यादा जानकार है। अपने हमले का वीडियो बनवाता है, फिर उसे स्प्रेड करवाता है अपने संगठन में, ताकि लोग देखें और सीखें कि कहाँ हमने गलती की है और कैसे हम आगे और बेहतर हो सकते हैं। तो इतना काबिल आदमी है, तो क्या सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाएगा कि उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है? देखिए, अब आप ये समझिए कि नक्सल संगठन काम कैसे करता है। नक्सलियों ने अपने जो टॉप लीडरशिप है, उसे 2 विंग में बाँटा। पहला पोलित ब्यूरो, दूसरा सेंट्रल कमिटी। अब जो पोलित ब्यूरो है, उसमें कौन से लोग हैं? जो नक्सल संगठन से जुड़े राजनैतिक डिसीजन लेते हैं। यानी कि नक्सल संगठन किस ओर आगे बढ़ेगा? जैसे अभी नक्सल संगठन बात कर रहा है शांति वार्ता की। तो आपने पढ़ा होगा जब ब बसवराजू मारा गया, उसके बाद जो लेटर आया ना विकल्प का, उसमें एक बात का ज़िक्र किया गया था कि बसवराजू ने ही सहमति दी थी कि हम शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इनका पोलित ब्यूरो जो है, वो ये तय करता है कि नक्सल संगठन की दिशा और दशा क्या होगी। यानी कि वो कब किस राज्य में फैलेंगे, किस इलाके में फैलेंगे, इसके अलावा वो कितने आक्रामक होंगे या उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, वो किस ओर आगे बढ़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी जब इस बीच वो शांति वार्ता की बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को और कुछ नेताओं को समर्थन भी दिया। आम तौर पे तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। वो सीधे तौर पे बोलते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव आप कराते हैं, हम उस सबके खिलाफ हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ पार्टियों का नाम लिया, मैं उस पार्टियों का नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कुछ नेताओं का नाम लिया और उनका समर्थन किया। बोला कि हाँ, ये लोग ठीक कर रहे हैं, ये लोग शांति वार्ता की ओर बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का नाम तो लेना चाहिए, जो फिलहाल तेलंगाना के सीएम हैं। उनकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो ये समझिए आप कि नक्सलियों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है पोलित ब्यूरो। लेकिन जो उनका दूसरा सेंट्रल कमिटी जो है, वो
जो ये तय करेंगे उसे एग्जीक्यूट काम करती है सेंट्रल कमेटी। अब इसमें भी दो विंग है, एक विंग है जो इन्हें वैचारिक तौर पे इसका प्रसार प्रसार करती है कि नक्सल विचारधारा जो है वो देश दुनिया में फैले, वो जो शहरी लोग भी हैं वो भी इससे जुड़े, अपना प्रोपोगंडा वहां तक पहुंचाए। लेकिन दूसरी विंग कौन सी है? दूसरी विंग है जो जंगलों में रहकर लड़ाई लड़ती है, जिसे हम इनका कहते हैं मिलिट्री कमीशन, जिसका चीफ कौन था? बसवराजू। और देखिए हिड़मा को, देखिए हिड़मा को इन्होंने बनाया था मेंबर ऑफ स्टेट मिलिट्री कमीशन। इसके अलावा ये साउथ सब जोनल कमेटी का जो है इंचार्ज था, चीफ था, यानी कि वो भी जो सबसे अधिक जवानों पे हमला करती है। ऐसे में हिड़मा की जो महारत जो मैंने कहा वो लड़ने में अच्छा है, लेकिन जब बात हम करते हैं किसी महासचिव की, देखिए महासचिव का काम क्या है? ये कई राज्यों में फैले हुए हैं, इनके कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो देश के अलग-अलग कोनों में बैठे हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इनके कई समर्थक जो हैं, वो शहरों में भी बैठे हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा जब बसवराजू मारा गया कि दुनिया के अलग-अलग कोनों से उसके समर्थक में जो है समर्थन में लोग निकले। ऐसे में ये बात भी साबित होती है कि विदेशों में भी इनके समर्थक बैठे हैं। ऐसे में जब उनसे आपको कम्युनिकेट करना है, तो हिड़मा जैसा 8वीं पास आदमी भी नहीं कर पाएगा। आप एक बार बसवराजू की डिग्री देखिए, वो बीटेक होल्डर था। उसने कब बीटेक किया? 80 के दशक में। जब मुझे लगता है कि देश में मुश्किल से बमुश्किल 10-15,000 20,000 सरकारी कॉलेजों में सीट होगी। उस वक़्त उसने वहाँ अपनी जगह बनाई और उसने बीटेक की डिग्री प्राप्त की। भले ही वो नक्सल संगठन में चले गया, लेकिन समझिए कि वो कितना पढ़ा-लिखा आदमी था। अगर आप तो इससे पहले जो बातचीत था गणपति उसकी बात करें, तो वो बीएससी और बीएड होल्डर था। वो नक्सल संगठन में शामिल होने से पहले टीचर था। तो ऐसे में जो बाकी पोलित ब्यूरो मेंबर्स की आप बात करेंगे, तो वो भी पढ़े-लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भैया, तो मेरा जो सवाल आगे है कि अगर वो इस काबिल नहीं है कि उसे महासचिव बनाया जाए, तो हिड़मा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी जब बसवराजू मारा गया तो लोगों को बसवराजू के बारे में नहीं पता था, लेकिन सब यही बोल रहे थे कि हिड़मा कब मारा जाएगा, हिड़मा कब पकड़ा जाएगा। और अगर हिड़मा नहीं जाता है उस पद में, तो अगला कौन होगा जो इतना काबिल होगा, जो संगठन को आगे चल के ले जा सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये इनका पोस्टर बॉय है। नक्सलियों ने इसे अपने पोस्टर बॉय की तरह उपयोग किया। हालाँकि फोर्स का टारगेट क्लियर है, फोर्स का टारगेट में हिड़मा भी है, बाकी सेंट्रल कमिटी मेंबर्स भी हैं, पोलित ब्यूरो मेंबर्स भी हैं। यही वजह है कि बसवराजू को मारा गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक आम जनता के मन में हिड़मा की एक ऐसी इमेज तैयार की गई, जिसमें ये बताया गया कि पूरे नक्सल संगठन को चलाने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो हिड़मा ही है। जबकि मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ, मेरी पुलिस के बहुत बड़े आला अधिकारी से बात हुई है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हिड़मा सिर्फ कमांड लेता है और उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करता है। वो भी कौन से कमांड? कमांड वो जो हमले करने से संबंधित हो, यानी कि इनके सैन्य विंग से संबंधित हो, वही कमांड ये एग्जीक्यूट कराने में सब सक्षम है। यही वजह है कि मैं अभी भी कहूँगा कि हिड़मा एक सिर्फ पोस्टर बॉय है, उसके पीछे जो असल दिमाग है, जो ब्रेन है, वो उसकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। अगर हम उसपे आगे बात करेंगे, तो मैं उनके नाम भी आपको बता दूँगा। जी, कम से कम कुछ 1 या 2 संभावित ऐसे लोगों का नाम बताइए, जो आगे चल के संगठन को संभाल सकते हैं। देखिए अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे वो चेहरे नज़र आएँगे, जो आगे चलकर बन सकते हैं इनके संभावित महासचिव। पहला नाम जो है जिसे पुलिस के आला अधिकारी हालाँकि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नक्सल संगठन अब इतना कमज़ोर हो गया है, कि ये अगला महासचिव तो नहीं बना सकता। पुलिस के आला अधिकारी इस बात को बहुत जोर देके कहते हैं कि अब उनके पास इतनी ताकत नहीं बची है। इसका मैं एक तरीका ही बताता हूँ। आम तौर पे नक्सली एक कांग्रेस बुलाते हैं, कांग्रेस यानी नक्सलियों की बैठक, जिसमें नक्सली ये तय करते हैं कि उनका महासचिव कौन होगा। इसके लिए इन्हें इनके सीसी मेंबर्स और पोलित ब्यूरो मेंबर्स जो हैं, इसके अलावा स्टेट कमिटी के जो महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं, ये सब इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर इस बात को तय करते हैं कि अगला मेंबर हमारा पोलित ब्यूरो का जो भी महासचिव हो, वो कौन हो। गणपति के 2018 में रिटायर होने के बाद ऐसा माना जाता है कि अब्बुज-माड़ में ही इनकी कांग्रेस हुई थी और इसके बाद ये तय किया गया था कि नंबुला केशव राव, जिसे बसवराजू कहते हैं, वो बनेगा अगला महासचिव। लेकिन अब फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। अगर नक्सली कहीं भी इकट्ठा होंगे, तो फोर्स का इंटेलिजेंस इतना बढ़ चुका है कि तय है कि फोर्स उन्हें घेर कर देगी। लेकिन इसके बावजूद अगर इस दौड़ में कोई बहुत आगे है, वो कौन हो सकता है? पहला नाम आता है मुल्लुचुल्ला वेणुगोपाल, जिसे हम अभय के नाम से भी जानते हैं।
नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी से एक विज्ञप्ति आती है, उसके नीचे आपने नाम पढ़ा होगा अभय का, जो इनका सेंट्रल कमेटी का प्रवक्ता है, केंद्रीय प्रवक्ता है। इसका फिलहाल पद क्या बता देता हूँ, ये पोलित ब्यूरो मेंबर है, सिटी मेंबर है, इसके अलावा इंचार्ज है सीआरपी का, यानी कि सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का। इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं, ये नक्सलियों के सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में ही आता है। ये दंडकारण्य क्षेत्र जो है नक्सलियों ने बनाया, ये इनका वही क्षेत्र है। इसका ये इंचार्ज भी है, इसके अलावा ये स्पोक पर्सन है सीसी, यानी सेंट्रल कमेटी का। अब देखिए, इसके नाम को क्यों कह रहे हैं कि आगे बढ़ सकता है, या इसका नाम जो है वो संभावित महासचिव के तौर पे आगे आ सकता है। इसके दो कारण हैं। पहला, इसकी उम्र, ये अभी 64 साल का है, यानी कि नक्सली जो बाकी मेंबर्स की बात की जाए तो लगभग वो 70 साल के हो चुके हैं। ऐसे में इसके पास एक उम्र का एडवांटेज है। दूसरी बात, क्योंकि नक्सल संगठन अब इतना कमजोर हो गया है कि वो आमने-सामने की लड़ाई की स्थिति में नहीं है। यानी कि नक्सली संगठन जो है, ये इतना मजबूत नहीं रहा कि ये इतनी लड़ाई कर पाए। ऐसे में अब इन्हें जरूरत है कि जो इनका प्रोपोगंडा है, वो सामने आए। यानी कि ये वैचारिक तौर पे अपनी बात को और बेहतर तरीके से रख पाएँ। सोनू क्योंकि बीते लंबे अभय माफ़ी चाहता हूँ, अभय क्योंकि लंबे समय से इसका स्पोक्सपर्सन है। ऐसे में वो ये जानता है कि इनकी विचारधारा को आगे कैसे बढ़ाना है। तो बिल्कुल। ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, इसे आगे बढ़ाने के लिए अगर सबसे कोई सक्षम व्यक्ति है, तो वो फिलहाल अभय है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सली इसी ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वो जी, हथियार के दम पर लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा जी, नाम कौन है? दूसरा नाम है छिपरी तिरुपति, जिसे हम देवजी के नाम से जानते हैं। मैंने भी आपको ज़िक्र किया था कि जो ताड़मेटला कांड है, उसका मास्टरमाइंड कौन था? देवजी था। उस वक़्त ये सेंट्रल कमिटी मेंबर था, 2010 में। इसके बाद ये लगातार बढ़ते गए और देखिए अभी ये क्या है? अभी फिलहाल ये सेक्रेटरी है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का, यानी वही संगठन इनका जिसे बसवराजू भी लीड करता था। जी, यानी कि फिलहाल नक्सलियों के जितने भी हथियार हैं, जितना भी इनका सैन्य क्षमता इनके पास है, चाहे बटालियन नंबर 1 हो, चाहे इनकी कोई भी कंपनी हो, उसे लीड कौन करता है? उसे लीड करता है देवजी। जी, ऐसे में जी, अगर नक्सली उसी राह पे आगे बढ़ते हैं, शांति वार्ता छोड़ के फिर ये लड़ने की बोर्ड पे आते हैं, तो हो सकता है कि ये देवजी को आगे बढ़ाएँ। उसकी उम्र बिल्कुल। फिलहाल 67 साल है। इसके अलावा कौन है, यही बता देता हूँ जल्दी-जल्दी। अगला कौन है, मल्ला राजी रेड्डी, जिसे हम सागर, आलोक या देशपांडे के नाम से भी जानते हैं या सैयन्ना के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल उसकी उम्र 76 साल है, यानी कि वो इतना उम्रदराज हो गया है कि जी, फिलहाल कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा एक और भी बच जाता है जिसका नाम है मिसिर बेसरा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, झारखंड के इलाके में ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहा है और उसने उस इलाके में जितने भी बड़े हमले हैं, उसको इसने अंजाम दिया है। इसकी उम्र लगभग 67 साल है। इसे विवेक भास्कर के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफ़ी पढ़ा-लिखा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उम्र तो एक फैक्टर बनेगी। क्योंकि अभी देखिए इसने क्या कहा था, आपको याद होगा हम जब बात कर रहे थे, जब विकल्प ने विज्ञप्ति जारी की थी, अ, बसवराजू के आखिरी शब्द क्या थे? उसने ये कहा था कि मेरे पास बमुश्किल 2 से 3 साल ही बचे हैं। अब किसी युवा को पार्टी का नेतृत्व दिया जाए, जो इस लड़ाई को आगे लेके जा पाए। ऐसे में बहुत संभावना इसकी बनती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 से 65 साल के बीच होगा या इससे कम होगा, उसे ही महासचिव बनाया जाएगा। फिलहाल जी, इनके पास 5 पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं, इसमें 4 के नाम मैंने आपको बता दिए, 5वां नाम है गणपति का। गणपति जो कि महासचिव के पद से रिटायर हुआ है। फिलहाल पिछले 6 सालों से ये कहाँ है, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार था, इसकी मौत भी हो गई है, लेकिन इसको लेके फिलहाल पुलिस के पास या पत्रकारों के पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये जी, 5 पोलित ब्यूरो मेंबर्स हैं, इसके अलावा इनके 13 सेंट्रल कमिटी मेंबर्स हैं, जो इस दौड़ में शामिल हैं। उसमें जी, एक नाम हिड़मा का भी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने सारी चीज़ों को इतना विस्तार से समझाया। ये समझाया कि हिड़मा क्यों इतना ज़रूरी है और ये भी बताया कि हिड़मा आने वाले समय में महासचिव क्यों नहीं बन सकता। आपने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो पूरी चर्चा रही है, मैं दर्शकों से ये पूछूंगा कि आपको ये कैसी लगी और आप क्या जानते हैं हिड़मा के बारे में, या आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि जो भी अपडेट होगा, चाहे संगठन से रिलेटेड या फिर माओवादी जो भी पत्र जारी करेंगे, ऐसे ही हम बातचीत करके संजय भैया से जानकारी लेके आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।